हेलो स्टूडेंट्स। अब ये नेक्स्ट पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हम लोग अब जो है इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में और बैटरी के बारे में बात करेंगे। और इस पार्ट से आगे फिर हम बैटरी जब एक बार समझ जाएंगे पूरी तरह से क्या होती है, तो उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात करेंगे। तो यहाँ से अब जो है बहुत कुछ हम लोग मेन स्ट्रीम चैप्टर के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। और इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो कुछ ऐसी चीज़ है जो बेसिकली एक जो हमारे पास पावर टर्म है वहीं से डिराइव हुई है। यानी एक छोटी चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि हम जब बिगिनिंग में फिज़िक्स के यूनिट्स एंड डायमेंशन, मेजरमेंट, इस तरह से चैप्टर्स पढ़ते हैं, बेसिक चैप्टर्स पढ़ते हैं जिसमें हमें फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में अवेयरनेस गैदर करनी होती है, तो उन चैप्टर्स में बहुत अच्छे से ये बात बता दी जाती है कि जो इलेक्ट्रिकल पावर या पावर कह दूँ मैं, या फिर एनर्जी कह दूँ मैं, फोर्स कह दूँ, वेलोसिटी कह दूँ, एक्सेलरेशन कह दूँ, ये किसी भी प्रकार का कोई भी हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, यानी एक्सेलरेशन अगर कोई भी टाइप का हो, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, या पावर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल पावर है या मैकेनिकल पावर है, दे ऑल आर वन एंड द सेम थिंग, दे आर नॉट डिफरेंट, है ना। तो जो इलेक्ट्रिकल पावर है बेसिकली वो भी इस जनरल बेसिक पावर से ही डिफाइन हुआ है। तो आज हमारा जो एजेंडा होगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बात करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, पावर एनर्जी, और हम साथ ही साथ बैटरी के बारे में बात करेंगे, और आपका मोबाइल फ़ोन कैसे चार्ज होता है, मोबाइल फ़ोन डिस्चार्ज कैसे होता है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि बैटरी का एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो आज की डेट में बहुत कॉमन या क्लोज बैटरी आपके वही है जो आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। तो बैटरी का चार्जिंग डिस्चार्जिंग देखेंगे, फिर अंदर बैटरी में क्या होता है एक्चुअली प्रोसेस वो देखेंगे। हाँ, हमें बैटरी के बहुत ज़्यादा अंदर कंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ना है यहाँ, बिकॉज हमारा जो मोटिव होता है वो सिर्फ बैटरी ने हमें क्या आउटपुट में सर्किट में दिया उसको देखने का होता है। तो हम उतनी ही चीज़ों को पढ़ेंगे और हमारा बैटरी तक का प्रोसेस आज हो जाए, हम ये लेके चलेंगे। अब इलेक्ट्रिकल पावर जो है, हम इलेक्ट्रिकल पावर की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल पावर बेसिकली, जो से मैंने कहा कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, तो जस्ट पावर की अगर आप डेफिनेशन देखें, पावर, कोई भी पावर अगर आप लिखें तो इट इज़ जस्ट वर्क डन पर यूनिट टाइम, दिस इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो अगर मुझे एक बेसिक पावर की डेफिनेशन पता है, दैट इज वर्क अपॉन टाइम, तो आई कैन कैलकुलेट एनी डिजायर्ड पावर इन दिस वर्ल्ड। कोई भी किसी भी प्रकार से आप पावर को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया एक टर्म, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर। सो इट इज वेरी सिंपल, पावर इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू वर्क, और वर्क में आप इलेक्ट्रिकल लिख लो, ठीक है ना, और टाइम तो इलेक्ट्रिकल हो नहीं सकता, तो इट विल बी टाइम ऑलवेज। सो दैट पावर विल बी इक्वल्स टू dq इंटू वी अपॉन dt, यू कैन से dq, यानी आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी दैट वर्क, अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके थे, दैट इज dq इंटू वी, या फिर हम लोग इसको q इंटू dv भी लिखते थे। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास v है और अगर वहाँ हम छोटा सा चार्ज dq चला रहे हैं, तो उस dq को उस पोटेंशियल डिफरेंस में चलाने के लिए जो वर्क होगा दैट इज गिवन बाय dq इंटू वी। अब इसको अगर हम यहाँ देखें तो दिस dq इंटू dq अपॉन dt, दिस dq अपॉन dt इज वेरी सिंपल, इट इज नथिंग बट द करंट। So electrical power is nothing but V into I. This V is nothing but the potential difference. This is nothing but the potential difference. ठीक है ना? And this I is nothing but the current. ठीक है? और एक्चुअली इसमें कोई बहुत बड़ा हमने नया कुछ डिराइव नहीं किया है, ये ऑलरेडी नोन टर्म है। 10th स्टैंडर्ड तक आप लोग ये ऑलरेडी पावर वी आई, और पावर वी आई के बाद वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर आर, ऐसे आप इसके अलग अलग 3 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, और हमने कोई बहुत बड़ी नई चीज़ नहीं डिराइव की है यहाँ पे। तो आपको एक सिंपल चीज़ बता दूं कि बेसिक फॉर्मूला तो हमने ये पावर P इक्वल्स टू वी आई बना दिया। आप चाहें तो V इक्वल्स टू आई आर, इस ओम्स लॉ का यूज करके इसके और भी अलग अलग फॉर्म्स बना सकते हैं, और सिंपल फॉर्म्स बना सकते हैं। इस V को उठा के यहाँ रख दो तो P इलेक्ट्रिकल आपके पास जो आ जाएगा, इट विल बी V इक्वल टू आई आर, सो इट विल बिकम आई स्क्वायर आर, ठीक है। और I जो है, आप इसको अगर I इक्वल्स टू V बाई आर रख दो, ये रख दो, अगर I को V बाई आर, तो V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एक आर कट जाएगा, तो फिर P इलेक्ट्रिकल जो होगा
वो आपके पास वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। यानी आपके पास तीन फॉर्म हो गया, वी स्क्वायर बाई आर, वी आई या फिर आई स्क्वायर आर। यहां आपको एक चीज समझ में आ जाती है कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या है। जब भी आप कहीं पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हैं, वहां कुछ करंट चलता है, जैसे बेसिकली ये जो पावर है ना, ये पावर कंजम्पशन जो है ये इलेक्ट्रिकल क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स के अंदर होगा। जैसे आपने रेजिस्टेंस लगाया है, कहीं रजिस्टर आपने लगा दिया है तो वहां कोई रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है। रजिस्टर इज अ कंपोनेंट, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी। अपोजिशन दैट इज रेजिस्टेंस, रजिस्टर इज अ कंपोनेंट, है ना। आपने किसी सर्किट में रजिस्टर लगा दिया, वहां से रजिस्टर जो है वो एक अपोजिशन क्रिएट कर रहा है। जब वो अपोजिशन क्रिएट करेगा तो उसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। वो पोटेंशियल ड्रॉप इनटू आप वहां का करंट कर ले, तो पोटेंशियल ड्रॉप इनटू करंट कर लें तो भी वहां कितना पावर उस रजिस्टर के अक्रॉस लॉस हुआ है वो हमें पता चलेगा। मैं एक छोटी सी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ये एक रजिस्टर है, किसी सर्किट का पार्ट है, ये मत सोचना सर ये तो ऐसे ओपन सर्किट आपने दे दिया। देखो, अब जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हो तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि कई बार आपको सिर्फ ऐसे छोटे से सर्किट के पार्ट्स दे दिए जाएंगे। आपको जरूरी नहीं कि पूरा सर्किट दे दिया जाए, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पार्ट पे ही आपको कुछ चीजें पूछी जा रही हो। तो इसीलिए आप ये समझें कि ये कोई ओपन सर्किट नहीं है। ओपन सर्किट यानी खुला हुआ नहीं है, ठीक है। इट इज अ क्लोज लूप, ओके। एंड इफ सम करंट इज गोइंग फ्रॉम दिस पार्ट दैट इज आई, सो आप बहुत इजीली आप ये चीज कह सकते हैं बाय ओम्स लॉ। बाय ओम्स लॉ आपको ये समझना होगा कि जो V होता है वो IR के बराबर होता है। ये हमने डेराइव किया ऑलरेडी। आपको ये चीज इससे रिलेट करना सीखना होगा कि अगर ये रेजिस्टेंस, इसका रजिस्टर का रेजिस्टेंस R है और इसमें से करंट अगर आए जाता है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आया, गिर गया पोटेंशियल, तो वो जो ड्रॉप आया वो IR के बराबर होगा। वो सिर्फ किसके अक्रॉस? इस रजिस्टर के अक्रॉस। थोड़ा सा मैंने ड्रॉप आया वगैरह बोल दिया, थोड़ा मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा, डोंट वरी, दैट इज अगेन वेरी सिंपल थिंग। आपको सिर्फ ये सोचना है कि इस सर्किट में जहां से भी सर्किट शुरू हुआ होगा, कहीं से भी, तो सर्किट में ना बैटरी लगी होती है। बैटरी के बारे में हालांकि मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा, फिलहाल तो मैं सिर्फ बैटरी थोड़ा सा जो तुम जानते हो उसको लेकर आगे बढ़ रहा हूं। बैटरी क्या करती है? कांस्टेंट पोटेंशियल देती है। अब वो पोटेंशियल, भाई पोटेंशियल दे दी उसने, जैसे समझ लो कि कुछ पोटेंशियल 10 वोल्ट का दे दी। अब वो जो 10 वोल्ट का पोटेंशियल है वो अब सर्किट में अलग अलग रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब वो सर्किट के जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा पोटेंशियल ड्रॉप होते वापस बैटरी तक घूम के जब आएंगे तो फिर जीरो हो जाएगा। बैटरी से लेके निकले 10, रेजिस्टेंस मिले, बांटते चले, बैटरी पे वापस आए जीरो। एक्चुअली इट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, है ना। बाद में पढ़ेंगे, सब बातें बाद में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ एक बात समझ लो कि अगर आपके करंट को रेजिस्टेंस में से जाना है तो कुछ पोटेंशियल दान करना पड़ेगा, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करना पड़ेगा, कुछ पोटेंशियल देना पड़ेगा। दैट पोटेंशियल इज, भाई कितना देंगे? अगर भाई 1 एम्पियर के करंट को 1 ओम के रेजिस्टेंस से पास कराना है, 1 ओम के रेजिस्टेंस से पास कराना है, तो 1 ओम का रेजिस्टेंस और 1 एम्पियर का करंट, तो 1 into 1, तो पोटेंशियल उसके अंदर ड्रॉप कितने का हो गया? 1 into 1 is 2, है ना। 1 into 1 is not 2, it is 1। सो 1 वोल्ट का पोटेंशियल उसमें ड्रॉप होगा ही। 1 वोल्ट का पोटेंशियल वहां ड्रॉप होगा, वहां 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तब जाके बात बनेगी। अगर आपको 1 एम्पियर करंट 1 ओम रजिस्टर में चलाना है, 1 ओम रेजिस्टेंस में से पास कराना है, तो उसके अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल गिर जाएगा। 1 वोल्ट का पोटेंशियल उस रजिस्टर के अक्रॉस आ जाएगा। दैट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर ऑफ 1 ओम, दैट इज बाय ओम्स लॉ। अब सिंपल चीज है कि भाई यहां से आपने देखा कि एक V जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप आ गया उसके अंदर, तो जो पावर लॉस्ट है, पावर लॉस्ट एक तरह से जो रजिस्टर में चला जा रहा है पावर, वो लॉस्ट पावर है, वो हमारे काम में नहीं आता। वो पावर किस फॉर्म में लॉस हो जाता है सर? तो वो फॉर्म बहुत सारा, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी,
वहां कुछ हीट के फॉर्म में जो पावर है वो लूज हो जा रहा है, चला जा रहा है, वो उस रजिस्टर को निकलने, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए चला जा रहा है, तो वहां वो लॉस हो गया। अब कितना लॉस हो गया, तो ये कितना लॉस हो गया, अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V है तो V और इसमें से करंट चला V इंटू आई, इतना लॉस हो गया। या फिर आप कह सकते हो कि इसके अक्रॉस भाई हमारे पास करंट इसमें से जा रहा है I, तो I और R के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, तो दैट इज आई स्क्वायर R भी लिख सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V है और मेरे पास R है, तो आप V स्क्वायर बाई R से भी लिख सकते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन आ जाएगा, सर कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तीन फॉर्मूले हैं, एक्चुअली तीन है ही नहीं, फॉर्मूला तो एक ही है पावर का, दैट इज V इंटू आई, पोटेंशियल इंटू करंट, बस एक ही फॉर्मूला है, पोटेंशियल इंटू करंट। जितना भी पोटेंशियल उस कंपोनेंट के अक्रॉस है, देखो दिमाग में भरो। अभी सबसे पहला इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट इज रेजिस्टर आप पढ़ने जा रहे हैं, इसके बाद आप कैपेसिटर पढ़ेंगे, उसके बाद आप इंडक्टर पढ़ेंगे, और ये सारे ही जो हैं इनके अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप्स आते हैं। तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं वो पोटेंशियल ड्रॉप्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर लिखते समय पोटेंशियल इनटू करंट की बात आने वाली है। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप्स हमें लिखना आना बहुत जरूरी है। जैसे रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V इक्वल टू आई आर है, ओम्स लॉ से बड़े आसानी से आपने लिख लिया। वैसे ही आप कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी लिखना सीखोगे, वैसे ही आप इंडक्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप लिखना सीखोगे, और उन दोनों कंपोनेंट्स के लिए भी जो पावर लॉस होगा वो VI से ही निकाला जाएगा, उसके लिए भी बेसिक जो चीज होगी। अब एक बात समझो कि हर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अंदर पावर जो है वो VI से लिखा जाएगा, बस उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इनटू जाने वाला करंट, पोटेंशियल ड्रॉप इनटू जाने वाला करंट आप लिख देंगे। सो आप बहुत आसानी से उसके अक्रॉस जो पावर लॉस्ट है या पावर उसके अंदर जो चला गया है आप उसको निकाल सकेंगे। सो बेसिकली ये तीन फॉर्मूले हैं, तीन नहीं है, मैंने अभी भी कहा कि भाई एक ही है, ठीक है, उसको आप ध्यान रखें। तो ये दिस इज ऑल अबाउट पावर। नाउ एनर्जी और हीट लॉस्ट, या एनर्जी या हीट लॉस्ट। अभी जो एनर्जी है, अब एनर्जी की भी बहुत बेसिक डेफिनेशन, यू नो दैट एनर्जी इज नथिंग बट पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम, इसको लिख लेते हैं थोड़ा, पावर इनटू टाइम, बहुत सिंपल चीज है। दिस एनर्जी इज नथिंग बट पावर इनटू टाइम। अब बात वही आती है, जब भी आप ऐसे कुछ लिखते हैं तो पावर जो है, अब वो पावर दो हो सकते हैं, पावर या तो कांस्टेंट हो सकता है भाई, या तो वो वेरिएबल हो सकता है। और आपको फिर से पता है कि अगर पावर कांस्टेंट है तो सिंपल पावर इनटू टाइम कर दोगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगी किसी भी टाइम के लिए। सो इफ P इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना, पावर इक्वल टू कांस्टेंट, देन एनर्जी is just power into time, is just power into time, you'll get the energy. If power is function of time, that is variable, power is variable, therefore energy equals to या फिर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा यहाँ पे हम लोग और भी फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं। जैसे पावर के तीन हैं तो हम एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, पावर के लिए एनर्जी को हम लिख सकते हैं, देखो अब पावर के लिए एनर्जी, पावर कांस्टेंट है तब की बात कर रहे हैं, या तो VIT हो जाएगा, या फिर I स्क्वायर RT हो जाएगा, या फिर V स्क्वायर बाई R इंटू T हो जाएगा। आपने ये फॉर्मूले 10th में देखे होंगे, VIT I स्क्वायर RT V स्क्वायर बाई R इंटू T, एटलीस्ट VIT और I स्क्वायर RT तो देखा ही होगा। सिंपल है, बड़ी सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है। कभी अगर कोई रजिस्टर है उसमें से कुछ करंट जा रहा है, तो डेफिनेटली सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज गेटिंग लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। आपसे पूछा जाएगा कि कितना एनर्जी हीट के फॉर्म में चला गया। हाँ, एक और बात जोड़ देता हूं, देखो हर बार एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस ही नहीं होगी, कहीं कहीं हम पर्पसफुली रेजिस्टेंस में से हीट निकालना चाहते हैं। जैसे आपको पता होगा हमारे यहाँ लगे होते हैं गीजर्स या इलेक्ट्रिकल केटल्स होते हैं। गीजर, चलो ये इलेक्ट्रिकल केटल शायद हो सकता है नाम ही नहीं सुना हो, गीजर तो सुना होगा। गीजर यानी वो होता है जिसमें पानी गर्म होता है। पानी गर्म कैसे होता है, तो भाई वहां एक अंदर कॉइल लगी होती है, या फिर आपके यहाँ सिंपल इंडक्शन होता है, इंडक्शन वाला वो सरफेस जिसके अंदर भी एक कॉइल लगी होती है। चलो अपन इतने एग्जाम्पल ना सोचें, अपन तो गीजर समझ लें। वहां क्या होता है, गीजर के अंदर होता है एक कॉइल, कॉइल का
पर्पस ये होता है कि वो एक हाई रेजिस्टेंस वाली कॉइल होती है। जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उतना फ्लो ऑफ करंट को अपोजिशन मिलेगा और उतनी ही ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो उसके पीछे पर्पस ही ये होता है कि ये कॉइल ज्यादा से ज्यादा गर्म हो। अब ये जो कॉइल होती है ना, या फिर किसी ने घर पे ना आपने वो ऐसे हीटर आते हैं हैंड हीटर्स, वो भी देखे होंगे, उसमें भी कैसा होता है कुछ इस तरीके से अगर देखोगे आप तो ये इस तरीके से ऐसा कॉइल होता है और फिर ये ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे एक प्लग लगा होता है और इसको हम वायर से कनेक्ट करके अपना इलेक्ट्रिकल जो भी अपना है स्विच वगैरह उसमें डाल देते हैं। तो इस तरीके की भी चीज आपने डेफिनेटली देखी होगी। अब ये जो चीज है ना, ये क्या करती है भाई, तो यहां से क्या होता है, करंट आता है, करंट आया, करंट जो है वो घुमा लूप में चला गया। करंट आने से क्या करता है, ये जो इधर का पोर्शन है, इस पोर्शन में जो मटेरियल यूज हुआ है वो एक हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट का मटेरियल होता है। हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस का पर्पस ये है कि भी बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हो जाए यहां, फिर हम क्या करते हैं, इसको लेके बाल्टी में रख देते हैं, यहाँ पानी रहता है और पानी के कांटेक्ट में ये आता है, तो क्योंकि ये बहुत गर्म हो जाता है तो पानी को गर्म कर देता है। तो ये बेसिक फंक्शन है हीटर का। तो आपने देखा कि जिस तरह वहां हाई रेजिस्टेंस है, वहां से करंट आया, तो वहां से क्या हुआ, हाई रेजिस्टेंस करंट आया, I² इंटू R हो गया, और कुछ टाइम लगता है पानी गर्म होने के लिए, भी लगेगा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, डिपेंड्स कि भाई ये हीटर जो है वो कितना बड़ा है, उसका कॉइल का क्या एफिशिएंसी, और आपने कितनी बड़ी बाल्टी भर पानी लगा रखा है, उस पर सब डिपेंड करेगा। तो बेसिकली कितनी हीट एनर्जी इसने कितने टाइम में दी, दैट इज गिवन बाय I² RT। इसमें से जाने वाला करंट आए, इसका रेजिस्टेंस R, और कितने टाइम तक हीटर चालू करके रखा हमने, तो इस हीटर ने एक अमाउंट ऑफ एनर्जी Q वाटर को दी, वाटर ने हीट एनर्जी ली, वाटर ने अपना टेम्परेचर राइज किया, नहाने जाओ, ठीक है, पानी गर्म हो गया। इट्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि नहाने ही जाओ, रोज कौन नहाता है, ठीक है, तो अब तुम लोग नहीं नहाते पता है, बट ठीक है, लेट इट बी। तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं जो हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं और उन्हीं को लेकर हम यहाँ बात कर रहे थे। तो ये एनर्जी के लिए हम ये तीनों जो फॉर्म्स हैं ये लिख सकते हैं। फिर अगर पावर, इफ पावर इज वेरिएबल, हम यहाँ पे ले लें इफ पावर इज वेरिएबल। अब पावर वेरिएबल है तो एनर्जी, अब जहां वेरिएबल आता है वहां फटाफट इंटीग्रेट करना है, बट दो बातें हमेशा ध्यान रखना है, हम लोग यहाँ हमेशा इनको डिफरेंशिएट करके रखते हैं। भाई अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करो, कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इंटीग्रल P/dt हो जाएगा। तो बस यहां से एनर्जी आप निकाल सकते हैं, इंटीग्रेट करके पावर को आप इंटीग्रेट करें तो आपको बहुत आसानी से यहाँ पे उसकी एनर्जी मिल जाएगी। सो बेसिकली ये जो सारा कुछ है, ये जो सारा कुछ मामला है, ये सारा मामला जो है क्या बोलते हैं, पावर और एनर्जी को लेके है। अब अगर आप देखें तो यूनिट ऑफ पावर, बहुत बेसिक भी बातें कर लेते हैं। यूनिट ऑफ पावर इज वैट, ठीक है, और यूनिट ऑफ एनर्जी तो फिर आपको पता है इट इज वैट सेकेंड, क्योंकि पावर इनटू टाइम इज वैट सेकेंड, or you can say it is joule. The most common unit for energy is joule. So this is the same thing, this is not different thing. और हाँ, कुछ और चीजें आप समझें कि जैसे वैट सेकेंड, वैसे ही यूनिट ऑफ एनर्जी, या फिर एक काम करता हूं मैं, उसको बाद में लिखता हूं, मैं एक और चीज लिखता हूं, यूनिट ऑफ पावर इज HP यानी क्या होता है मैं बताता हूं। 746 वैट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। इट इज हॉर्स पावर, अश्व कौन है ये, अश्व यानी घोड़ा, घोड़े की शक्ति, दैट इज हॉर्स पावर, दैट इज 746 वैट, ठीक है, दैट इज 746 वैट। कभी कभी इसको 750 वैट्स भी लिया गया है, कहीं कहीं 750 लिया है, 746 लिया, 749 लिया। ऐसे क्यों हो जाता है सर, कभी कभी कुछ भी ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है, तो उस क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, 2-4 नंबर आगे पीछे कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जो टर्म्स है वो इजीली कट जाती हैं, है ना। तो ऐसा होता है वो उसको लेने का पर्पस, बाकी उसके पीछे और कोई रीजन नहीं है। मोस्ट कॉमनली 746 यूज होता है और अदरवाइज 749, 50, 750 तक भी यूज होता है, ठीक है। और डिफरेंट
कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी, इनको देख लेते हैं। डिफरेंट कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, आप घर में भी यूज करते हो, तो इसके लिए पता है क्या होता है, यहाँ पे ना बहुत सारे कमर्शियल यूनिट्स हैं, डिफरेंट कमर्शियल यूनिट्स हैं एनर्जी के। तो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट कमर्शियल यूनिट्स फॉर एनर्जी, है ना, लेट्स फाइंड आउट। अब इसमें क्या होता है, देखो जैसे कि हमने वहां लिखा है ना वैट सेकेंड, वैसे ही वैट आर या फिर वहां पे किलो वैट आर, इस तरीके के भी डिफरेंट यूनिट्स यूज हो रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं तो जैसे फर्स्ट बोल दूं मैं वैट आर, वैट आर, ये जो वैट आर है, वैट आर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का ही यूनिट है, ठीक है। इसका ही हम दूसरा और एक ले सकते हैं, किलो वैट आर, किलो वैट आर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, ये भी एनर्जी है। अच्छा सर कैसे आइडेंटिफाई, सर आप तो बता दे रहे हैं कि एनर्जी का यूनिट है, कुछ नहीं है भाई, वैट इज पावर, आर इज टाइम, पावर इनटू टाइम इज नथिंग बट एनर्जी। किलो इज जस्ट सफिक्स, किलो का मतलब होता है 10 का पावर 3, तो वैट तो वहां है ही, वैट और आर, वैट आर अगेन इज व्हाट, एनर्जी। तो ये जो यूनिट्स हैं दे आर ऑल्सो लाइक कमर्शियल यूनिट, है ना। और हाँ एक चीज और, आप चाहो तो यहाँ वैट को भी डिफाइन कर सकते हो। यहाँ 1 वैट जो है, दिस 1 वैट, 1 वैट, वैट इज एनर्जी अपॉन टाइम, सो यू कैन से इट इज 1 जूल बाय 1 सेकेंड, यू कैन से 1 वैट इज 1 जूल बाय 1 सेकेंड, है ना, 1 वैट इज 1 जूल बाय 1 सेकेंड, वेरी सिंपल, वेरी इजीली यू कैन कैलकुलेट दैट, ठीक है ना। अब यहां से वैट आर या फिर ये किलो वैट आर, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट को डिफाइन करूंगा मैं अब, 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट, 1 इलेक्ट्रिकल हाउसहोल्ड यूनिट, हाउसहोल्ड यूनिट इक्वल्स टू 1 किलो वैट आर। एक मिनट, अभी ये क्या लिख दिया हमने, थोड़ा इस पे ध्यान देते हैं। 1 इलेक्ट्रिकल हाउसहोल्ड यूनिट, तुमने देखा होगा घर में कि बिल आता है, बिजली का बिल, बिजली का बिल जब आता है तो आपको लिख के देते हैं भाई आपने मई से जून के बीच में 100 यूनिट यूज किए, फिर आपको लिख के देते जून से जुलाई के बीच में आपने 200 यूनिट यूज किए, फिर आपने 300 यूनिट यूज किए, 300 यूनिट, ये जो यूनिट है, यूनिट दैट 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर होता है। कैसा होता है, घर में हमें नहीं समझता ना, घर में सब लोगों को नहीं समझता व्हाट इज 1 किलोवाट आवर, बट हमें घर में जो मिलता है वो यूनिट्स के हिसाब से मिलता है। तो अब हम सोचते हैं कि भाई ये 1 यूनिट होता कितना है, तो 1 यूनिट का एक्चुअली मीनिंग कितना होता है, तो 1 किलो, यानी 1 किलो का मतलब 1 × 10 का पावर 3 किलो वैट, वैट तो है ही, पर वैट को रहने दो वैट, और आर को बना दो बस सेकेंड, तो नीचे वाला सेकेंड का मतलब किलो वैट आर, सॉरी नीचे नहीं, इनटू ही रहेगा ना वो, तो इनटू आर यानी कितना 3600, और ये सेकेंड, वैट और सेकेंड आ गया यानी वो बना जूल। तो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कितना हो गया 3.6 इंटू, अब यहाँ के 3 यानी 10 का पावर 6 वैट सेकेंड, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 वैट सेकेंड। तो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल energy, 1 unit of electrical energy is basically 3.6 into 10 का power 6 watt second is nothing but joule, 3.6 into 10 का power 6 watt second is nothing but joule। सोचो जरा आप कितनी बड़ी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर डे यूज कर रहे हैं, 1 यूनिट के रूप में आपके 1 यूनिट का इतना बड़ा 3.6 into 10 का पावर 6 जूल, इतना बड़ा एनर्जी होता है। और आपके वहां घर पे पर डे लगभग आपके यहाँ घर पे पर डे अगर आपके 50 यूनिट महीने के आ रहे हैं या 60 यूनिट महीने के आ रहे हैं, तो एक दिन में आप लगभग 2 यूनिट खर्च कर रहे हैं, यानी इसका डबल यूनिट आप खर्च कर रहे हैं। सो ये चीजें हो गई कि हम एक इलेक्ट्रिकल यूनिट को कैसे कह सकते हैं। हाँ, इसको अगर आप चाहें तो कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जूल को डिवाइड बाय 4.2 किया आपने तो आपको कैलोरी में मिल जाएगी एनर्जी,
है ना. सो इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट दैट एनर्जी इन कैलोरी एज वेल एज इन जूल. सो इट इज वेरी सिंपल थिंग. So this is all about power spent in a circuit or energy spent in a circuit or in a resistor or in any component. ठीक है, तो ये जो सारा की सारा फैक्टर हमने लिखा है ना, इट इज एक्चुअली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना. तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं उस छोटे से क्वेश्चन को आपको दे देता हूं. पहले हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, ठीक है, एक और चीज बताना चाहता हूं. थोड़ी बातें कुछ हमें करनी पड़ेगी रेटेड वैल्यू के लिए, है ना. तो थोड़ा सा मैं पहले यहाँ के चीज़ों को मिटा देता हूँ, है ना, फिर अपन उस पर बात करते हैं. एक मिनट थोड़ा सा हम समझ लेते हैं. आपने कभी कभी बल्ब खरीदे होंगे. बल्ब इसलिए कह रहा हूँ कि छोटा सा इलेक्ट्रिकल डिवाइस वही है, बाकी तो हमारे पास और भी बहुत सारे बड़े बड़े डिवाइसेस हैं. बट आपने कभी जैसे बल्ब खरीदा होगा तो आपको पूछा जाता है सबसे पहले कि भाई कितने पावर का दें. आप नॉर्मली लेके जाते हो दिमाग में कि भाई मुझे एक बल्ब चाहिए और वो बल्ब जो होगा वो मुझे 100 वैट का चाहिए, 100 वैट का चाहिए, और ये बल्ब 100 वैट का मांग लेते हैं हम उससे. अच्छा, ये जो 100 वैट है ये इसका एक रेटेड वैल्यू है, रेटेड वैल्यू है. इनका मैं कहना क्या होता है कि अगर आप जो वोल्टेज आप दोगे 220 वोल्ट दोगे तो आपको आउटपुट में 100 वैट पावर बल्ब से मिलेगा. इलेक्ट्रिकल पावर यानी बाहर जो हमें लाइट मिलेगी वो 100 वैट की मिलेगी. तो ये 220 वोल्ट के लिए होता है, पर अगर 220 वोल्ट नहीं है तो क्या आउटपुट पर आपको 100 वैट मिलेगा? ऑब्वियस है, नहीं मिलेगा. सो ये रेटेड वैल्यू है. और एक पावर आउटपुट वाली वैल्यू होती है, वो होती है V²/R, या फिर आप इसमें से लगा सकते हो V/I या फिर I²/R. ये आउटपुट वाले पावर की वैल्यू है, जो कि जरूरी नहीं कि 100 हो, पर अगर 220 वोल्ट अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको आउटपुट पावर 100 मिलेगा. वहां पे वो कंपनी कमिटमेंट करती है कि हमारा बल्ब आपको 100 वैट आउटपुट देगा, प्रोवाइडेड आप उसको 220 वोल्ट का सप्लाई दो. ठीक है भाई, ये तो समझ में आया. तो दिस इज कॉल्ड रेटेड वैल्यू एंड आउटपुट. देखो, रेटेड वैल्यू इज गिवन वैल्यू एंड आउटपुट वैल्यू इज दैट वैल्यू विच वी आर गेटिंग. भाई आप आउटपुट में तो वही लोगे जो आपको मिलेगा. रेटेड वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर एक बात है, जो उस बल्ब के अंदर रेजिस्टेंस है ना, वो जो उस बल्ब का रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस फिक्स है. वो रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो आपके पास में क्या होता है, ये जो 220 देना है वो बोल रहे हैं, ये भी रेटेड है, ये इतना देना पड़ेगा आपको. 220 दोगे तो 100 मिलेगा. या फिर कभी कभी ना V जो रेटेड होता है ना, वो बल्ब पे लिखा होता है कि आप 200 वोल्ट दोगे तो जो पावर आउटपुट देगा आपको वो 100 वैट देगा, 100 वैट देगा. देखो, 200 वोल्ट दोगे तो 100 वैट देगा. तो ये फिक्स वैल्यू है, पर अगर आपने इसको चेंज किया तो डेफिनेटली ये चेंज होगा. पर पावर इज इक्वल टू V²/R. आपने इसको चेंज किया तो ये चेंज हुआ, इसको चेंज किया तो पावर चेंज हुआ, वोल्टेज को चेंज किया तो पावर चेंज हुआ, बट R विल रिमेन कांस्टेंट. बिकॉज, थोड़ा दिमाग लगाओ, R जो है वो तो उस बल्ब के अंदर फिलामेंट का रेजिस्टेंस है. क्या आपके घर के पोटेंशियल को चेंज करने से क्या फिलामेंट के रेजिस्टेंस को आप बदल दोगे बार बार? ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है. अब भाई अपने यहां एक सिंपल चीज है कि आप क्या अपने घर का पोटेंशियल आपने चेंज, थोड़ा सा घर का पोटेंशियल जो है वो कम मिला बल्ब को, और आपने क्या किया, वो पोटेंशियल कम मिलने के कारण आपने क्या किया, उसका रेजिस्टेंस फिलामेंट का ही चेंज हो गया. इतना ये तो पॉसिबल नहीं है ना भाई. बल्ब बन गया, बल्ब बन के एक रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस उसके अंदर ऑलरेडी फिलामेंट में है, तो आप उसको नहीं बदल सकते. यानी कि रेजिस्टेंस जो है ना, ये रेजिस्टेंस जो है ये V²/P या फिर जो भी हम यहां से लिख सकते हैं V²/P, उससे हमें निकालना पड़ेगा. यानी ये वाली एक रेटेड वैल्यू होगी और ये वाली एक रेटेड वैल्यू होगी. उन रेटेड वैल्यू से हमें जो मिलेगा, ये एक रेजिस्टेंस मिलेगा और ये एक फिक्स जो वैल्यू होगी, ये चेंज नहीं होगी. किसी भी बल्ब का पावर आउटपुट चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि उसको कितना इनपुट वोल्टेज मिलता है, पर कभी भी उसके फिलामेंट का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा. फिलामेंट का रेजिस्टेंस किसी भी बल्ब का, किसी भी हीटर का, किसी भी ऐसी चीज का जो हीटिंग, एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट.
तो ये जो हीटिंग पे बेस्ड जितने भी चीजें हैं उन सब के लिए जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी फिक्स, दैट विल बी गिवन बाय द रेटेड वैल्यू। ओके, सो ये एक बात समझ में आती है, ये रेटेड वैल्यू क्या होती है, आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना, अब इसके आगे बढ़ता हूं तो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं इसका, और फिर हम आगे जाएंगे बैटरी की तरफ बहुत फास्ट। तो फिर चलो लेट्स हैव दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसमें लिखा है अ बल्ब इज रेटेड 100 वैट, क्वेश्चन इज अ बल्ब इज रेटेड 100 वैट। हाँ, एक और चीज, लास्ट जो कल का वीडियो था, वीडियो 4th, उसमें मैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस का क्वेश्चन करा रहा था। उसमें एक छोटी सी गड़बड़ ये हो गई कि हमने क्वेश्चन में लिख लिया द रेजिस्टेंस इज चेंजिंग फ्रॉम 10 ओम टू 20 ओम होना चाहिए था, वहां पे द टेम्परेचर इज चेंजिंग फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। गलती से वो यूनिट वहां डिग्री सेल्सियस आ गया, है ना, और नीचे फिर से लिखा है द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 20 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से वहां थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, वो सिर्फ क्वेश्चन में डिफरेंस है, बट अगर आप उसका सॉल्यूशन देखोगे तो इट इज करेक्ट, क्योंकि वो दिमाग में तो रेजिस्टेंस ही था, वहां लिखते समय वो टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस आ गया। सो इट इज अ करेक्शन फॉर दैट लास्ट वीडियो। ओके, दैट लाइक 43 मिनट्स पे, एग्जैक्टली 43 मिनट्स के आसपास वो क्वेश्चन सॉल्व किया था मैंने। तो वो क्वेश्चन को आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, उसको चेक कर लें। हालांकि वो समझ में आ जाने वाली मिस्टेक है, पता ही चल जाता है कि 10 से 20 तक चेंज हो रहा है और वो रेजिस्टेंस है क्योंकि नीचे टेम्परेचर का चेंज 20 डिग्री वगैरह शायद दिया हुआ है, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग, दैट इज ओके बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ ह्यूमन एरर। और क्या होता है, हम लोग वन स्ट्रोक में इतना बड़ा 1 घंटे का वीडियो बनाते हैं, तो इट हैपन्स समटाइम, है ना, तो लेट इट बी, है ना, एक्सक्यूज इट फॉर दैट। और चलो, बल्ब इज रेटेड 100 वैट एंड 220 वोल्ट, 220 वोल्ट है, ठीक है, एंड 220 वोल्ट। और हाँ, एक लास्ट में एक और चीज हुई है, एक लास्ट क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, तो उसका 1/273 था वो, तो शायद 273 में 3 नहीं आया है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा उसको समझ लें, दैट इज 1/273, है ना। तो एक लास्ट क्वेश्चन, वो भी अंडरस्टूड है ना, तो खैर वो तो हम डिस्कस करेंगे तो बता ही देंगे। ओके, तो एंड 220 वोल्ट, देन डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट resistance of filament, second part क्या बोलते हैं सेकेंड पार्ट में, if the bulb is operated at 110 volt, find the पावर आउटपुट, या और इसको बोलते हैं पावर कंज्यूम्ड भी, कहीं कहीं ये शब्द पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब, ये भी शब्द कहीं कहीं यूज होता है, इसलिए मैं यूज कर ले रहा हूं उसको, पावर कंज्यूम बाय बल्ब, ठीक है ना। तो यहां से थर्ड एक और पार्ट है, ऑल्सो फाइंड द करंट थ्रू फिलामेंट, आपको इसमें से करंट भी निकालना है, ठीक है। सो बेसिकली ये कुछ चीजें हैं, आपको इसके बारे में बात करनी है। आप पॉज करें क्वेश्चन, वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन खुद सॉल्व करें। यू हैव गॉट द रेटेड वैल्यूज, नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट एंड बल्ब इज ऑपरेटेड। अब देखो 220 देते तो आपको 100 वैट मिलता, अब 110 दे रहे हो तो ऐसा मत बोल देना सर 50 मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। पावर इज V²/R, V² से रिलेटेड है वो, तो ऐसा डायरेक्टली मतलब ना 50 उसे कैलकुलेट करना। और फिर बोलते हैं कि ऑल्सो फाइंड द करंट थ्रू द फिलामेंट, तो करंट भी निकालना है आपको, ठीक है ना। सो इसको थोड़ा सा पॉज करो, पॉज करके देखो, है ना, और फिर उसके बाद इसका आंसर निकालने के बाद मैं जो सॉल्व करूंगा उसको चेक करना। एक बात और ध्यान रखो कि एक्चुअली इसको ना मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये थर्ड पार्ट है, ठीक है, और ये सेकंड पार्ट है, क्योंकि जब तुम करंट निकालोगे ना तब जो है वो 220 वोल्ट से ही चलना है, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद अभी जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो पावर इज इक्वल टू V²/R आ जाएगा।
आप बड़ा सिंपल है, आर को निकाल सकते हैं, दैट इज वी स्क्वायर बाई पी। ठीक है, तो यहां से जो आर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी कर लो, तो वी स्क्वायर यानी कि आ गया 220 इंटू 220 और अपॉन में पावर आ गया दैट इज 100। तो 100 के ये 2 0 काट दो तो 220 सॉरी, है ना। तो ये फिलहाल आपको मिल जाएगा 22 इंटू 22, तो आई थिंक 484 मिलेगा शायद। 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 और 4, तो ये आ गया कुछ 484, है ना। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 484 ओम। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद आपको करंट निकालना है, तो करंट कैसे निकाला जाएगा भाई, तो करंट कैसे निकाला जाएगा, पावर है आपके पास, रेजिस्टेंस है, तो पावर है रेजिस्टेंस है, उससे आप करंट निकालो। कैसे आता है देखो जरा, ट्राई करो क्या मिलेगा करंट आपको इससे। हाँ, या फिर पावर इक्वल टू आप V इंटू आई भी कर सकते हो, है ना। तो पावर इज इक्वल टू आप V इंटू आई कर लो, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P बाई वी, है ना। तो आपको यहाँ से, अच्छा ये वाला थोड़ा सा दिखता नहीं है यहाँ, तो पावर इक्वल्स टू V इंटू आई कर लो, तो I इक्वल्स टू P यानी 100 बाई V यानी 220। ठीक है ना, तो 1 0 काट लो, तो ये 5/11 एम्पियर ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो करंट है, ये करंट तो तभी निकालना जब 220 दिया था आपने। अब ये जो थर्ड पार्ट है ना, इसमें बल्ब का पोटेंशियल चेंज किया गया और बोलते पावर निकाल दो, तो पावर इज अगेन वी स्क्वायर बाई आर। हाँ, अब इसमें कोई गलती मत कर देना, आई स्क्वायर आर मत लगा देना, क्योंकि आपको दिखेगा क्या सर आई निकालो है ना, आई स्क्वायर इंटू आर कर देता हूं। भाई ये जो आई है, ये आई 220 वोल्ट के लिए आया हुआ है, अब आपने पोटेंशियल को 110 कर दिया है, तो अब ये वाला करंट काम नहीं आएगा। तो सर ये वाला रेजिस्टेंस भी काम नहीं आएगा क्या, अरे बेवकूफ वाली बात हो गई। अभी थोड़ी देर पहले यही तो समझाया था कि रेजिस्टेंस जो है वो उसके फिलामेंट में है, वो उसके फिलामेंट के अंदर आ चुका है, वो एक्सटर्नल पोटेंशियल के चेंज होने से बदलने वाला नहीं है। फिलामेंट का रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम, आप कुछ भी इनपुट में पोटेंशियल दो, पर इनपुट के पोटेंशियल के हिसाब से ही करंट या आउटपुट पावर डिसाइड होंगे। इनपुट के पोटेंशियल के हिसाब से ही करंट या आउटपुट पावर डिसाइड होंगे। फिर आप बोलोगे सर मैं बल्ब लेके आया था, उसके डब्बे पे तो लिखा था कि आउटपुट पावर 100 वैट है। हाँ लिखा था ना, दैट वाज रेटेड वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। That was rated value for a particular voltage of 220 volt. But if you are not providing 220 volt, then you will not get 100 watts. That's it. सिंपल चीज है भाई। आपके जेई या नीट में रैंक आएंगे प्रोवाइडेड पढ़ाई करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे काहे का रैंक आएगा, क्यों रैंक आएगा भाई। तुमने क्या बोला सर, हमने तो यहाँ आपके पास लगा ली थी क्लास, यहाँ तो हमारे थे, वीडियो देख रहे थे, हमारे तो रैंक आने पक्के हो गए हैं। अरे भाई आ ही नहीं सकते, कहीं से नहीं आ सकते। आपका रैंक सिर्फ और सिर्फ आपके इनपुट पे डिपेंड करता है। जैसे इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज अगर 220 होगा तो 100 वैट है। अगर आपने पूरे 14 घंटे लग के पढ़ाई की है तो आपका अच्छा रैंक है। अगर आपने 14-15 घंटे लग के पढ़ाई नहीं की है तो फिर ये सब बातें भूल जाओ, फालतू बात है ये। जितनी पढ़ाई करोगे उतना आउटपुट में मिलेगा, उतना आउटपुट रैंक, जितना वोल्टेज दोगे उतना आउटपुट पावर मिलेगा, जितनी पढ़ाई करोगे उतना आउटपुट रैंक आएगा, खत्म कहानी। तो अब ये जो चीज है ना आई स्क्वायर आर, इसको नहीं लगाना यहां, क्योंकि आपने क्या किया, वोल्टेज चेंज कर दिया। तो इसीलिए आपको अब वी स्क्वायर बाई आर लगाना है। वी स्क्वायर बाई आर में अभी तक मेरे ख्याल से लोगों ने आंसर लगा भी दिया होगा। 110 इंटू 110 अपॉन में आर, यानी कि वही था अपने पास। इसको थोड़ा मैं ऐसा लिख लेता हूँ 22 इंटू 22, तो फिर काट लो इसको और क्या होता है 11 2 ज़ा 11 2 ज़ा, ये 10 ज़ा, ये वाला 10 ज़ा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, काटो इसको 5 ज़ा और ये भी काटो 5 ज़ा, तो ये आ जाएगा 25 वैट। तो आप देख सकते हो कि 220 वोल्ट पे आ रहा था, 220 वोल्ट पे जो आपके पास आ रहा था वो 100 वैट था, और वोल्टेज आधा किया आपने, 110 किया तो 25 हो गया, 1/4 हो गया सीधे सीधे। मैंने कहा भी था अभी थोड़ी देर पहले कि ऐसा नहीं कि आधा कर देना सीधे, आधा नहीं होने वाला। वो पावर जो है वो वी स्क्वायर से रिलेटेड है ना, तो वो एक फैक्टर अलग चीज है। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, देखो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ P1 बाई P2 वी स्क्वायर बाई आर ना, तो आर तो सेम ही रहेगा, तो V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूँ। तो आप इसको लिखोगे
तो आपको समझ में आ जाएगा कि P2 जो है, अब इसको थोड़ा उल्टा कर लेते हैं इधर, V2 बाई V1 का स्क्वायर इंटू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, P1। तो आप चाहो तो ये अल्टरनेट मेथड से ऐसा भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 बाई V1 का स्क्वायर, V2 यानी कितना 110 बाय 220 का स्क्वायर इंटू P1 यानी कितना था 100। तो आप देखोगे यहाँ से 1 जा ये 2 जा, यानी 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 इंटू 100 हो गया। ये आ गया आउटपुट पावर, यानी 100 का 1/4 कर लो तो 25 वाट। So this is the kind of thing you can even compare the powers for the two different voltages because resistance is constant। दिमाग में भर लो ये बातें। इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे जब हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तब इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए इट इज सफिशिएंट, है ना, इट इज सफिशिएंट। अब हमारे पास नेक्स्ट टारगेट जो है दैट इज बैटरी, है ना। वी हैव टू वर्क ऑन बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट एनर्जी, या फिर एनर्जी एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, है ना। ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। सुनने में तो लगता है फोर्स है, बट बेसिकली इट इज नॉट फोर्स, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क, है ना। तो हम लोग इसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बात करते हैं। आई होप ये लिख लिया होगा सबने, ठीक है। लिखा नहीं होगा तो उसे पॉज कर लें, पॉज करके लिख लें, बट लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपको आंसर्स चेक करने होते हैं। जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएं वो क्वेश्चंस जो हैं, आप सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश करें कि आप उन क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ आंसर्स चेक करें। आप कभी भी जो है क्वेश्चंस के सॉल्यूशन छापे ना। अगर आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन छाप लेते हैं तो ये बात समझ लें कि ये आपके लिए बड़ा डिफीट है। वो इसलिए डिफीट है क्योंकि अगर आप अभी भी सॉल्यूशन छापोगे तो वो दिन कब आएगा जब आप खुद उसको सॉल्व करोगे, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो है उसे छापे नहीं, हमें सॉल्व करना है उसे आखिरी तक, पूरा खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है। सो कोशिश करें कि हम उसे सॉल्व करें, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने एक छोटा सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बना दिया है। दिस इज बेसिकली बैटरी, ठीक है। आप जानते हैं जो रॉड्स होते हैं इन्हें इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है, और जो लिक्विड होता है इसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस, बड़ा सिंपल सा फिनोमेना, कुछ खास बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। सबसे पहले सर व्हाट इज बैटरी। सो बैटरी की जो डेफिनेशन है, या बैटरी ये जो चीज है, ये जो काम करती है हमारे लिए, पहले तो उसको लिख लेते हैं। बैटरी इट इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ पोटेंशियल difference across its terminal। अब कोई लोग क्या करेंगे पता है, मेरी इस बात को मिसइंटरप्रेट कर डालेंगे फटाफट। सर ने बोल दिया ना बैटरी इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल, यानी हमेशा वहां से हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा। भाई ये अंडरस्टूड है टिल द बैटरी इज चार्ज्ड। आप अपने घरों में मोबाइल फोन या बहुत सारे ऐसे गैजेट्स यूज करते हैं जो बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, बट वो सारे ही गैजेट्स जो हैं, वो सारे ही गैजेट्स कभी ना कभी सुस्त पड़ जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं। जैसे तुम तो हमेशा सुस्त पड़े रहते हो, तो सुस्त पड़ जाते हैं यानी क्या होता है, उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, अब वो फर्दर और आपके लिए काम नहीं कर सकते, जिसको हम कहते हैं डिस्चार्ज हो गया। भाई मोबाइल सुस्त हो गया, डिस्चार्ज हो गया, अगर वो आप उसके बाद उसको और ऑपरेट करना चाहोगे तो चलेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर से जो जितना भी एनर्जी था वो कंज्यूम हो चुका है, अब आपको एनर्जी आउटपुट में नहीं दे सकता। दैट इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग। तो जो बैटरी लगी होती है या बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन या वर्क टाइम के बाद दे गेट डिस्चार्ज्ड बिकॉज देयर बैटरी इज ड्रेन्ड कंप्लीटली, ड्रेन हो गई बैटरी, भाई डिस्चार्ज हो गई। तो ये जो प्रोसेस है, ये हो जाने के बाद आपको कंटिन्यूअस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलने वाला, यानी ये तब तक है जब तक कि वहां पे बैटरी चार्ज्ड है, ठीक है ना। तो अब हमने ये जो लिखा है आपके शायद दिमाग में क्लियर हो गया होगा
कि ये कांस्टेंट सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ तब तक जब तक वो चार्ज है। चार्ज का मतलब क्या मैं थोड़ा सा बैटरी के प्रोसेस को समझा देता हूं। होता क्या है कि यहां पे कुछ पॉजिटिव आयंस और कुछ निगेटिव आयंस, ठीक है ना, इनके प्रेजेंस, इलेक्ट्रोलाइट में हमें प्रेजेंस ऑफ दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हमेशा हमें मिलता रहेगा, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि जैसे ही आप इसको एक्सटर्नल किसी रेजिस्टेंस से जोड़ते हैं तो यहां पे हमेशा ये इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव भागना शुरू करता है आउटसाइड द बैटरी, आउटसाइड द बैटरी, थोड़ा ध्यान देना। और जब ये ऐसा करंट इधर जाएगा तो इधर से फिर जो पैसेज है वो करंट का इस तरफ होगा, और इनसाइड द बैटरी, इनसाइड द बैटरी इट travels from inside the battery, current goes from negative to positive terminal, negative to positive terminal. It is very important. First thing, outside the battery it is going from positive terminal to negative terminal, inside the battery it is going from negative terminal to positive terminal. अब ये जो करंट है, सबसे पहली चीज ये जो करंट है ये क्यों आ रहा है, बिकॉज अब यहां पे लिख लेते हैं करंट फ्लोज इन द, ये एक आपके पास कंडक्टर है, रजिस्टर है, सब लगा हुआ है। करंट फ्लोज इन द कंडक्टर बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड by the terminals of battery, due to which, यहां आगे हम लिख सकते हैं by the terminals of battery, due to which an electric field is set in conductor which forces electrons to move, in the conductor, ठीक है। सो अब आप देखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंडक्टर में यहां होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नेगेटिव चार्जेस हैं, दे विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दे विल मूव इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इन पॉजिटिव टू नेगेटिव। का मतलब ये कि भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां थोड़ा ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, नेगेटिव चार्जेस जो हैं, दे विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इसका मतलब नेगेटिव चार्जेस विल मूव टुवर्ड्स the negative electrode while the, फिर पॉजिटिव कहां भागेंगे, पॉजिटिव will move toward the positive electrode while the positive charge will move towards the पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब सर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, सर दो क्वेश्चन आ गए, वाई मूविंग, ठीक है, और दूसरा दो क्वेश्चन आ गए, नहीं कौन सा आ गया, वाई दे आर मूविंग। एक क्वेश्चन आ गया दिमाग में कि वाई दे आर मूविंग, भाई कौन इनको चला रहा है, तो एक्चुअली इनको चलाने के पीछे है ईएमएफ इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव these charges. EMF is actually electromotive force, that is, it is work done by
इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पर यूनिट चार्ज। एक बात सोचो, इट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पर यूनिट चार्ज। व्हाट इज वर्क डन बाय चार्ज? इट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, या दिस इज नथिंग बट EMF ऑफ सेल और potential difference created by electrolyte. It is nothing but the work done या फिर potential difference created by the electrolyte. ये जो है ना ये जो है ना ये this EMF E is nothing but work done per unit charge. This is EMF of cell. This is EMF of cell. This is nothing but potential difference. ये वो potential difference ही है. ये जो EMF की आप बात कर रहे हैं ये वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है. नाम में क्या लिखा है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. नाम में लिखा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को अगर डिफाइन करें तो इट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पर यूनिट चार्ज. वर्क डन बाय इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पर यूनिट चार्ज. वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द EMF ऑफ सेल. सुनो मेरी बात, एक बात सुनो. अंदर जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही है. रिएक्शंस होने से कुछ एनर्जी इवॉल्व हो रही है. वो जो एनर्जी निकल रही है वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज जिम्मेदार है इन आयंस को दौड़ाने की, इन चार्जेस को दौड़ाने के लिए. वो एनर्जी जिम्मेदार है. वो एनर्जी जो है वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट द EMF, द पोटेंशियल डिफरेंस. दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस. वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ और दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द EMF ऑफ सेल. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि व्हाट इज EMF ऑफ सेल. व्हाट इज EMF ऑफ सेल, क्योंकि इसके आगे की पूरी कहानी इस पे निर्भर करती है. व्हाट इज EMF ऑफ सेल? तो इट इज नथिंग बट द एनर्जी पर यूनिट चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट यू कैन से. और वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो केमिकल रिएक्शन करता है. उस केमिकल रिएक्शन के कारण ही क्या होता है, उसके अंदर चार्जेस को दौड़ने की एनर्जी मिलती है. तो जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज है वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी ये बहुत बेसिक चीज मैं बता रहा हूं. सेल के अंदर सबसे बेसिक चीज क्या होती है? केमिकल रिएक्शन. इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर केमिकल रिएक्शन. वहां केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है दैट एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट द potential difference which is actually created by the electrolyte. That is nothing but the EMF of cell. That is the basic thing, basic potential difference given by the cell. सबसे basic potential difference उतना दिया है सेल ने. भाई ये तो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट ने एनर्जी दे दी पर यूनिट चार्ज, दैट इज EMF. एनर्जी दे दी तो आयंस भागे, आयंस एनर्जी लेके भागे, इधर उधर भागे, सारे आयंस भागे. पर क्या ये आयंस बहुत आसानी से कहीं भी जा पाएंगे, दौड़ पाएंगे? अरे भाई एक दूसरे से टक्कर होगी. इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर भी तो बहुत सारा अपोजिशन है. एक दूसरे के साथ टक्कर कर लेंगे, एक दूसरे के साथ भाई किसी ना किसी तरह के कोलिजन में फंस जाएंगे. सो अपोजिशन क्रिएटेड टू द movement of charges inside the electrolytic solution is known as internal resistance. आपको समझ में आ रही होगी बात. इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r. EMF इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल E. टर्मिनल पोटेंशियल जो बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल मिलता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय V या VT भी कह सकते हैं. अरे ये नई नई चीजें आ गई बहुत सारी. चलो इस पे बात करेंगे. हर बार जब भी करंट फ्लो होगा, जब भी करंट चलेगा, करंट जाएगा भाई, कंडक्टर में करंट चलेगा तो करंट के चलने को अपोजिशन तो होगा. कंडक्टर में बोलो चाहे किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में बोलो, कहीं भी बोलो, करंट चलेगा तो अपोजिशन मिलेगा. तो जब कंडक्टर में करंट चल रहा होता है तो हम उसको रेजिस्टेंस R rho L by A से डिफाइन करते हैं. पर जब भी कभी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में करंट चलता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भी करंट को पास कर रहा है, ये क्लोज्ड लूप बनाने में मदद कर रहा है. तो जब भी कभी इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में करंट चलेगा तो उस करंट को चलने में भी कुछ अपोजिशन मिलेगी. और वो जो अपोजिशन है वो अपोजिशन इज नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी. बिकॉज वो इंटरनल रेजिस्टेंस वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से आ रहा है
तो इंटरनल बैटरी का रेजिस्टेंस इसलिए कहा गया उसे क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो बैटरी के अंदर है, इसलिए वहां से हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ने हमें एक रेजिस्टेंस दिया करंट के मूवमेंट के लिए, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है, क्यों डिपेंड करता है, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है, देखो मैं कुछ फैक्टर्स लिख देता हूं। दैट इज क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन C, ठीक है, और फिर डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स छोटा d, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स S यहां लिख देता हूं, है ना। और चौथी चीज होती है टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, तो इसको मैं कह देता हूं T। तो अब जरा सोचो जरा कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है ये किस किस के लिए कम होगा, किस किस के लिए ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कब कब ज्यादा होगा, कब कब कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए, इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए, तो चलने में और डिस्टेंस, अब ज्यादा दूरी तक जाने में तो और परेशानी होगी या कम परेशानी होगी। भाई देखो मुझे यहां से वहां जाना है और बीच में 5 लोग खड़े हैं, तो 5 लोगों के साथ मैं दिक्कत झेलते हुए कैसे तो भी निकल जाऊंगा। पर अगर ये डिस्टेंस को 3 गुना कर दिया जाए और बीच में 10-15 लोग खड़े हो जाएं, तो मेरी एनर्जी ज्यादा लूज होगी या कम डिस्टेंस में ज्यादा लूज होगी, सोचने वाली बात है। तो अगर डिस्टेंस जो है दोनों प्लेट्स के बीच का बढ़ा दिया जाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो भी बढ़ेगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू डी, ये हम कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू डी। अब अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो अब दूसरा हमने कह दिया सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया अगर हम देखें तो सरफेस एरिया, अच्छा एक सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन भी है ना, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दें, कॉन्सेंट्रेशन अगर इलेक्ट्रोलाइट का बहुत ज्यादा बढ़ा दें, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा, बहुत ज्यादा वहां पे हमारे पास फ्री चार्जेस अवेलेबल होंगे। और जब बहुत ज्यादा फ्री चार्जेस अवेलेबल होंगे तो क्या होगा, वहां पे फ्री चार्जेस के अवेलेबल होने के कारण जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन आप बहुत ज्यादा कर दोगे, बहुत ज्यादा फ्री चार्जेस हो जाएंगे, तो वो फ्री चार्जेस अब बहुत, जैसे देखो मैंने कहा था अभी थोड़ा सा एग्जांपल दिया था, यहां से इतनी दूरी पर मेरे पास 5 लोग खड़े थे, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करने का मतलब और 5 के 50 हो जाएंगे। अब मुझे वो जाने के लिए क्या होगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या कम मेहनत करनी पड़ेगी, सोचने वाली बात है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोर नंबर्स ऑफ आयंस, अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा, यानी R विल बी प्रोपोर्शनल टू C। डिस्टेंस बढ़ाओगे तो भी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो भी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब बात आती है 2 चीजों पे, एक तो एरिया पे और एक तो टेम्परेचर पे। तो अब एरिया पे अगर हम देखें तो एरिया की अगर बात करें तो आपने अगर एरिया बढ़ा दिया तो अब वहां पे ना ज्यादा स्पेस होगा, और ज्यादा स्पेस होने के लिए अब ये चीज होगी कि अब ज्यादा लोग जाके बैठ पाएंगे। जैसे देखो मैं बताता हूं कि जब ये पॉजिटिव इधर से इधर भाग रहे थे, निगेटिव इधर से इधर भाग रहे थे, अगर ये एरिया समझो कुछ तो भी एरिया ए था, तो वहां पे कुछ पॉजिटिव ऑलरेडी बैठ गए हैं, तो फिर इनको कुछ अपोजिशन मिलेगा। पर अगर इसका एरिया ज्यादा है, वह बहुत सारी जगह है और वहां ऑलरेडी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं 1 मीटर स्क्वायर का एरिया और 10 पॉजिटिव आयंस बैठे हुए हैं, और एक बेचारे दूसरे वाले को आना है, तो जो 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में 10 लोग उसको अपोजिशन देंगे, वहीं अगर ये 1 मीटर स्क्वायर के एरिया को मैं 10 मीटर स्क्वायर का एरिया कर दूं, तो अब उसको इन 10 के कारण अपोजिशन तो थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो दूर दूर बैठे होंगे। इसका मतलब अगर आप एरिया बढ़ाते हो तो आप रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हो, कम, यानी R विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। और वैसे ही टेम्परेचर के साथ भी वो इनवर्स रिलेशन रखता है, यानी अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि वहां आपके पास ज्यादा थर्मल एनर्जी होती है। सो यू कैन इजीली, दैट आयन, दैट चार्ज कैन इजीली माइग्रेट इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट। तो दीज आर सम बेसिक थिंग्स। मैं फिलहाल देखता हूं कितना मिनट हो गया है, मेरे ख्याल से 1 आवर हो गया है। इसमें अभी हमारे पास बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग बची हुई है, और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस को और भी हम डिफाइन करेंगे अच्छे से, और काफी सारी बात करेंगे उस पर। तो फिलहाल अभी हम यहाँ रुक जाएंगे, और काफी सारी चीजें हमें इस पर और डिस्कशन की बाकी हैं।
मैंने अभी इसे पूरी तरह से नहीं डिस्कस किया है, और नेक्स्ट वाले वीडियो में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ बैटरी से रिलेटेड और इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटेड। बट यहां तक का आप अच्छे से पढ़ के आए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन गुड बाय फॉर नाउ, ओके।